हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 का थर्ड चैप्टर, जिसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड इससे आगे हम देखेंगे कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो दोनों एक हैं या डिफरेंट है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स है वो दोनों कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या डिफरेंटली फ्रीली बॉडी में। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे हम जानते हैं एटम atom is the smallest unit of a matter। किसी भी मैटर की सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम। जैसे आप कुछ भी कंसिडर कर लीजिए, जैसे कि आप पेन देख लीजिए या चेयर या ब्लैक बोर्ड को भी देख सकते हैं। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट होगी वो भी एटम, जिससे ये बना हुआ है। मीन्स बहुत ज़्यादा एटम मिलकर एक कोई भी मैटर बनता है। अब ये जो मैटर बनता है किसी भी एटम से मिलकर, कितने सारे एटम्स मिलकर मैटर बनता है। तो अब मैटर बनने से मुझे पता कैसे पड़ा कि इतने सारे जो एटम्स है वो कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद जो मैटर मेटअप होगा, जो मैटर फॉर्म होगा, वो एटम से बना हुआ होगा। एक्चुअली जो इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कर्नल जो कि एक इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने देखा कि जब किसी भी वुडन ब्लॉक को अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार उसको कट करते हैं, पीसेस में कट करते जाएं, तो उसमें एक छोटी सी पार्टिकल्स, एक छोटी यूनिट आएगी। तो उसी एक छोटी यूनिट से ये पूरा मैटर बना हुआ है। मीन्स एक छोटी यूनिट से मैटर बना हुआ है, जिसको उन्होंने नाम दिया था परमाणु। जिसे हम परमाणु भी बोलते हैं, परमाणु। उन्होंने इस छोटी सी यूनिट को नाम दिया था परमाणु। देन जॉन डेंटल आए थे, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। उन्होंने इसी परमाणु, जो छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट थी किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर की, उसको उन्होंने नाम दिया था एटम। जॉन डेल्टन ने इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, किसी मैटर की स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट को उन्होंने नाम दिया था एटम। कि किसी जो भी मैटर होता है या कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से बना हुआ है। ईच एंड एवरी सब्सटेंस। ये ग्रीन बोर्ड भी एटम से बना हुआ है, ये चॉक भी एटम से बनी हुई है, और आप जो भी चीज़ देख रहे हैं अपनी सराउंडिंग में वो सब एटम से बना हुआ है, एटम। ये एटम जो नेम हमें दिया था, टर्म, वो दिया था जॉन डेल्टन ने। महर्षि कर्नल ने तो इसकी खोज की थी, मीन्स डिस्कवर किया था कि जो परमाणु, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट से कोई भी मैटर बना हुआ है। हर एक मैटर स्मॉलेस्ट यूनिट से बना हुआ है। ये प्रूफ किया था महर्षि कर्नल ने। और जॉन डेल्टन ने इसको आगे, इसकी जो थ्योरी है उसको आगे लेकर गए। देन इसके बाद एक और आए, वो ये हमारे इसके आगे जो हमारी मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद ये पता किया कि जो एटम्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए। जस्ट कंसिडर, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम, मीन्स कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं एटम। ये कंबाइंड फॉर्म में है, ये कंबाइंड फॉर्म है, ये 3 हो गए। ये कंबाइंड फॉर्म है, मीन्स जो एटम्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, और कुछ जो एटम्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हमने देख ली कि जो एटम्स है, एटम्स की हिस्ट्री क्या है। तो जो एटम्स है वो हमें कैसे पता पड़ा कि जो भी एक मैटर है वो किससे बना हुआ है? एटम से। लेकिन एटम शब्द जो है, ये एटम जो वर्ड है वो आया कहाँ से? तो हम देख रहे थे एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल। मॉलिक्यूल्स के आगे हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जो एटम्स है वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, हमें पता है।
अब जो एटम्स हैं, मैटर बना हुआ है, वो कैसे बना है, और जो केमिकल्स मिलाते हैं, मीन्स दो केमिकल्स जब हम एक आपस में हीट करते हैं, दोनों केमिकल्स जब रिएक्ट करते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो रिएक्टेंट होता है, वो क्या होता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। Laws of chemical combination. There are three laws of chemical combination. First, law of conservation. Law of conservation of matter, जिसको हम law of conservation of mass भी कह सकते हैं. Second, law of constant proportion. Third is law of मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहला हमारा लॉ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। सेकेंड है हमारा द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपकी क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये दिया आपकी 9th क्लास में। तो अकॉर्डिंग टू द 9th क्लास के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हाई क्लास में 10th 11th 12th में पढ़ेंगे आप। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको इसके नाम से ही पता पड़ रहा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ नियम ऑफ किसका? कंजर्वेशन, किसी भी चीज को कंजर्व करने का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो लॉज आए हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो कहाँ से आए हैं? ये एटम्स पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उन्हीं के द्वारा आए हैं। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये लेवियोजर ने, लेवियोजर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके एक लॉ निकाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जिसको हम मैटर भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, इन 1774 में। इन 1774 में कैसे उन्होंने देखा कि जब कोई भी दो एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट के इक्वल होता है। रिएक्टेंट इज इक्वल टू, उन्होंने ये प्रूव किया कि जब भी दो एलिमेंट्स आपस में या कोई भी कंपाउंड किसी अनदर कंपाउंड या एलिमेंट या किसी का भी कॉम्बिनेशन होगा या केमिकल कॉम्बिनेशन होगा या रिएक्ट करेंगे आपस में, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट के इक्वल होगा। कैसे? जैसे कि हम देख सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट में, इसे हमने ले लिया CaCO3, हमने CaCO3 ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट के साथ कंबाइन करेंगे, हीट के साथ रिएक्ट करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? CaCO3। हीट किया हमने, इसको हीट करने के बाद इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? CaO प्लस CO2 मीन्स
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और इनका जो मास होगा, जो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, दोनों का मास इक्वल होगा। इसलिए इसका लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास को कंजर्व करना, ना तो मास को, जो किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस का वेट है उसके मास को आगे जाना, या मीन्स ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, कंजर्व रहे, जितना है उतना ही रहे, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मीन्स किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में या एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो CaCO3 हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद इसका जो प्रोडक्ट है वो है CaO प्लस CO2। अब इसका जो मास हुआ, जैसे हमने 100 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया 100 ग्राम, तो इसका जो हमने हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो मिला हमें CaO 56 ग्राम और CO2 44 ग्राम। अब हम इसको देखते हैं आगे। मैंने बताया था रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। रिएक्टेंट है हमारा 100 ग्राम, इसका मास है 100 ग्राम, और प्रोडक्ट का हमारा मास है 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो क्या ये 100 के इक्वल है? ये 100 के इक्वल है। तो लॉ हम यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होने के जरिए ये दोनों ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल है। आगे देखते हैं। रिएक्टेंट मैंने बताया था CaCO3 100 ग्राम का, हीट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट आया CaO प्लस CO2, ये हमारा 56 ग्राम, ये हमारा 44 ग्राम। अब इसका सम करके देखें, 56 प्लस 44, 4 6 10, 1 5 4 9 1 10, 100। ये हम कह सकते हैं दैट द रिएक्टेंट मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the mass of reactant। मीन्स रिएक्टेंट जो कंपाउंड या जो भी सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा है दूसरे सब्सटेंस के साथ, केमिकल के साथ, तो उसका जो मास है वो मास ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्ट होने के बाद उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके इक्वल है। अब हमने ये देख लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। अब जो रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है? जो रिएक्टेंट है, जो वर्ड है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? व्हाट डज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मीन? रिएक्टेंट का मतलब है जब भी कोई सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड या कोई भी मैटर हो, जब कोई मैं सब्सटेंस यूज करूँगा इजीली, सब्सटेंस जब किसी भी अनदर सब्सटेंस या केमिकल के साथ रिएक्ट करता है, आपस में जुड़ता है, मीन्स कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, या कुछ भी, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ, एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट होने के बाद जो हमारा सम आएगा वो आएगा रिएक्टेंट। मीन्स ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया हमारे रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या? इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, मीन्स जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया था हीट के साथ रिएक्ट किया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? CaO प्लस CO2 मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही जब
किसी भी सब्सटेंस को रिएक्ट करेंगे तो उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका मास और रिएक्टेंट का मास दोनों इक्वल होंगे। रिएक्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, प्रोडक्ट भी मैंने आपको बता दिया। जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करेगा तो वो हो गया हमारा रिएक्टेंट, और उसका रिएक्ट करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो रिएक्ट करने के बाद किस किस सब्सटेंस या एलिमेंट से कंपाउंड से बना है वो हमारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। CaO प्लस CO2। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने देख लिया कि मास जो है वो कंजर्व रहता है। इससे हमें एक लाइन पता पड़ रही है दैट मैटर इज नाइदर मास not matter. That mass is neither created नॉट डिस्ट्रॉयड। आपने बहुत देखा होगा केमिस्ट्री की बुक में कि ये जरूर लिखा होता है दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इस लाइन का मतलब क्या है? वैसे तो नहीं है, फालतू में लिख देते हैं बुक में। मतलब तो होगा इसका मास इज नाइदर क्रिएटेड, इसका मतलब होगा जो मास है उसको हम बना नहीं सकते। इसी हम लॉ में समझेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि जो मास है वो खत्म ना बना नहीं है इसमें कोई मास, कि 100 ग्राम और ये 100 ग्राम दोनों इक्वल हैं, ना तो इसमें मास बढ़ा ना ही इसमें। बनाने का मतलब यहाँ पर यह है कि मास बढ़ना चाहिए, या तो उसके रिएक्टेंट में ज़्यादा मास हो, उसके प्रोडक्ट में मास कम हो, या प्रोडक्ट में मास ज़्यादा आ जाए रिएक्टेंट में कम रह जाए। तो ये होता है हमारा मास इज नाइदर क्रिएटेड। तो मास को बनाया नहीं जाता, किसी भी मैटर का मास बनाया नहीं जाता। नॉट डिस्ट्रॉय, ना ही उसे तबाह कर सकते, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। इसमें क्या है कि मास जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका मास इसके इनमें ट्रांसफ़र हो गया, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है रिएक्ट करने के बाद उसके प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र हो गया। जैसे कि 56 ग्राम लिया आया था हमारा, 44 ग्राम लिया आया था। एक्सपेरिमेंट जब आप देखेंगे तो आपको 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में मिलेगा और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इससे हमें पता पड़ गया कि मास जो है ना ही हम उसे बना सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय द रिएक्शन के थ्रू। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये हमने जान लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है। अब आगे जब हम देखें या किसी भी एक्टिविटी में करें या कोई भी एक्सपेरिमेंट करें या कुछ भी न्यूमेरिकल्स आ जाएं तो उन्हें कैसे सॉल्व करें, इजीली मेथड यही है सॉल्व करने का। मैं आपको सैम्पल प्रॉब्लम देता हूँ। ये ध्यान रखना कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो लेवियोजर द्वारा 1774 में दिया गया था। मीन 1774 में लेवियोजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंडक्ट किया। ये हमने पढ़ लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, क्या स्टेट करता है। अब बात है कि लिखने की, कैसे लिखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। इसे इजीली लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स that the mass of reactant हमने देखा था reactant का मास, that the mass of reactant is always equal to the mass of that the mass of reactant is always equal to the mass of product। हमने देखा था कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के इक्वल था, कि 100 ग्राम हमने CaCO3 लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, उसी का जब प्रोडक्ट आया वो था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा 56 ग्राम और 44 ग्राम था। दोनों का हमने ऐड किया तो हमारा 100 ग्राम के इक्वल ही आया। तो इससे हमें ये पता पड़ गया कि जो द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इजी है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे सैम्पल प्रॉब्लम्स आते हैं
अब मैंने कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, कोई भी मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, जैसे कि बेरियम क्लोराइड ले लिया मैंने। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सेकंड मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। मैंने ये दो सॉल्यूशन ले लिए। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ओके। अब क्या किया मैंने, इसमें एक सॉल्यूशन डाल लिया, वो है हमारा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसमें हमारा बेरियम क्लोराइड, मैं लिख देता हूँ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसमें हमारा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब क्या करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब जो होता है ऐसे, इसमें हमें लेना है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब इस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को हमें करना कैसे, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन जो हमारे टेस्ट ट्यूब में है उसको हमें एक थ्रेड से यहाँ पर रखना है, हैंग करना है यहाँ पर। जब हैंग करेंगे तो जब हम देखेंगे जो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का मास, हम उसको हैंग करने से पहले मीन्स हमें आपस में रिएक्ट नहीं करना, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ हमें रिएक्ट नहीं करना। पहले हमें इसका मास और इसका मास, दोनों का मास कैलकुलेट करना है। इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, दोनों का कैलकुलेट कर लिया हमने। जैसे कि दोनों का मास हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, हम इसकी कॉनिकल फ्लास्क में, टेस्ट ट्यूब में जो हमारा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, उन दोनों को आपस में रिएक्ट करना है ना, कॉनिकल फ्लास्क में हमको इन्हें रिएक्ट करना है। अब इसमें हमारा बात है कि मास कितना होगा, तो मैं बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का मास होगा हमारा 20.8 ग्राम, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन होगा हमारा 14.2 ग्राम। अब ये हमारा मास है, हमने अलग डिफरेंटली नहीं, सेपरेट हमने मास कैलकुलेट कर लिया कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का मास हमारा 20.8 ग्राम है और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का मास हमारा 14.2 ग्राम है। अब हमने इसको रिएक्ट किया। अब रिएक्शन टेबल देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से चल रहा है। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, जिसमें हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का मास था 20.8 ग्राम और सोडियम सल्फेट का मास था हमारा 14.2 ग्राम। जब हमने इन दोनों को रिएक्ट किया तो हमारे जो कंपाउंड आएंगे वो आएंगे हमारे बेरियम सल्फेट। जब हमने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब हमने रिएक्ट किया कॉनिकल फ्लास्क में, तो हमारा जो कंपाउंड है, जो इसके प्रोडक्ट है रिएक्टेंट, ये तो हमारा हो गया रिएक्टेंट, ये दोनों हमारे हो गए रिएक्टेंट, और इसका जो प्रोडक्ट है वो आएगा हमारा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये दोनों हो गए हमारे प्रोडक्ट। अब क्या करना है आपको, इसका हमने मास कैलकुलेट कर लिया, इसका मास हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका भी मास आपको कैलकुलेट करना है। देन कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे, अब हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का हमने मास कैलकुलेट कर लिया, सोडियम सल्फेट का मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं 14.2 ग्राम। देन अब ये तो हमारे रिएक्टेंट हो गए।
आपस में रिएक्ट किए हैं और दोनों को हमने आपस में रिएक्ट किया। अब इनके जो प्रोडक्ट है वो हमारे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इन दोनों का मास कितना है? ये बेरियम सल्फेट का मास आएगा आपका 23.3 ग्राम और सोडियम क्लोराइड का आएगा आपका 11.7 ग्राम। तो अब हमें ये प्रूव करना है, मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। अब हम जब सम करें, बेरियम क्लोराइड का हमारा मास है 20.8 ग्राम प्लस 14.2 ग्राम, ये हमारे रिएक्टेंट का मास है। तो ये कितना आएगा आपका 35, ये आएगा आपका 35 ग्राम। मीन्स आपके रिएक्टेंट का मास है 35 ग्राम। अब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, तभी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। यहाँ पर हम इसका भी सम करके देखते हैं, 23.3 ग्राम प्लस 11.7 ग्राम। तो हमने देखा कि अब प्रोडक्ट का मास हम ले चुके हैं। प्रोडक्ट का मास जब हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा आएगा 35 ग्राम। 35 ग्राम, ये भी हमारा 35 ग्राम आया। नहीं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 20.8 ग्राम इज 20 प्लस 14 35 ग्राम। तो अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो मास है कंजर्व रहेगा। इस रिएक्टेंट का मास इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसी के साथ थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कि एक छोटे सब्सक्राइब से आपको बहुत बड़ा धमाका मिलने वाला है। कि आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी बात भी अगर हम रह जाती है तो हम एग्ज़ाम में हम देते हैं तो उसमें हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात में। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी कि जो एटम था वो महर्षि कर्णद ने तो डिस्कवर किया, लेकिन जॉन टेल्टन ने उसको एटम कहा, लेकिन महर्षि कर्णद ने उसे क्या किया, परमाणु। देन इसी के बाद जो एटम्स थे वो कंबाइंड स्टेट में पाए गए। उसके बाद हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा। देन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉज थे। 3 लॉज के बाद हमने देखा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इलेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके साथ थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।